पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमारा सिलेबस है उसका ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसमें हम देखेंगे कि क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, इस सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो 2 या 4 इस पे सेशंस होंगे हमारे। तो लेक्चर नंबर 1 है इस सीरीज का सेशन का। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में जो हमारी कोर्स आउटलाइन है, हम क्या चीज़ें देखने और कवर करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंडर, तो वो आपके सामने लिखी हुई हैं। जिसमें पहली है कि हम आज के सेशन में अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, किन्हें कहा जाता है, किस चीज़ का नाम है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, और इसके डिक्शनरी और लीगल टर्म में किस चीज़ को कहते हैं ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि किन की चैलेंजेस का सामना है, किन इश्यूज जो है वो का सामना है जिन्हें फेस कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे उन इश्यूज को टैकल कैसे किया जा सकता है, रिफॉर्म कैसे लाई जा सकती हैं, और आगे का एक बेहतरी का रास्ता कैसे तय किया जा सकता है इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के हवाले से। फोर्थ लेक्चर में हम देखेंगे कि पास्ट और प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हैं एफपीएससी में, उन क्वेश्चंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे और उन्हें कुछ सॉल्व करने की कुछ एक दो को ट्राई भी करेंगे हम। और इसके एडिशनल जो है मैं फिर आपको कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स दूंगा जिन्हें आप जो है वो रीड करके अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग इनहेंस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे सिर्फ क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। सबसे पहले पब्लिक का क्या मीनिंग है। तो बहुत सारी जगहों पे जो है वो पब्लिक की जगह जो है वो लफ्ज गवर्नमेंट यूज किया जाता है। बहुत बहुत दफा जो है वो गवर्नमेंट की जगह लफ्ज जो है वो स्टेट ओन किया जाता है, या पब्लिक जो है वो सॉरी जो है पब्लिक जो है वो यूज किया जाता है। जैसे अक्सर हम बात करते हैं कि यार ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, या फिर हम कहते हैं ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, या हम कहते हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, या हम ये कह लेते हैं ये स्टेट प्रॉपर्टी है। तो इस तरह गवर्नमेंट का जो अल्टरनेटिव लफ्ज है वो पब्लिक है। पब्लिक क्यों है, सवाल ये पैदा होता है इम्पोर्टेंट। अच्छा, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना दुनिया भर में, तो वहाँ ये कहा जाता है क्योंकि वहाँ अवामी नुमाइंदों की हुकूमत होती है ना, मैं इस तरह आपको बताता हूँ। वहाँ ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑन दी पीपल, यानी कि अवाम की हुकूमत, अवाम के ऊपर हुकूमत, यानी अवाम के ऊपर अवाम की ही हुकूमत अवामी नुमाइंदों के जरिए। ठीक है, जैसे हमारे पाकिस्तान में जो अवाम की ही हुकूमत है, अवाम ही जो है वो अवामी नुमाइंदे जो है वो चुनते हैं, जो फिर आके अवाम के ऊपर हुकूमत करते हैं। ठीक है, तो एक किस्म के अवामी नुमाइंदे जो है वो अवाम चुनती है। तो इस तरह जो है वो हम इस चीज को कह लेते हैं कि पब्लिक या बैक एंड पे जो है वो, यानी कि ये एक तरह की जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक की है। तो इसी तरह जो है वो लफ्ज जो है, जब भी गवर्नमेंट लफ्ज आए, गवर्नमेंट सेक्टर आए, तो उसका जो मीनिंग होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो मतलब होता है पब्लिक सेक्टर या पब्लिक ओन। ठीक है, कोई भी कंट्री अगर गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री कह रहा हूँ सॉरी, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हुकूमत ओन कर रही है, तो हुकूमत किसकी है यार, अवाम की है ना। तो इसीलिए उस चीज को कह देते हैं कि गवर्नमेंट ओन या पब्लिक ओन, या उसे कह देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। और हुकूमत, और ये चीजें किसकी मलकियत होती हैं, उस मुल्क की होती हैं, स्टेट की मलकियत होती हैं। तो इसलिए उस चीज को पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक ओन, गवर्नमेंट ओन के अलावा हम ये भी कह देते हैं स्टेट ओन, जिसे यानी रियासत जो है वो ओन कर रही है। तो ये मीनिंग है कुछ पब्लिक के, इसलिए जो है वो इन्हें पब्लिक कहा जाता है। अब आ जाते हैं इंटरप्राइजेस का क्या मीनिंग है। तो पहले हम डिक्शनरी के ऊपर चलते हैं, उसमें देखते हैं कि इंटरप्राइज किसे कहते हैं। तो ये एक डिक्शनरी है। तो ये कहती है कि किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी भी कारोबार को जो है वो हम कह सकते हैं, ये उसका मीनिंग है किसका, इंटरप्राइज का। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो ये हमें बताती है कि किसी भी कंपनी को या किसी भी कारोबार को हम कहते हैं इंटरप्राइज। ठीक है, इसके मीनिंग्स में, या वो कहते हैं इसके दूसरा मीनिंग ये होता है कि किसी भी लार्ज प्रोजेक्ट को हम कहते हैं इंटरप्राइज, वो लार्ज प्रोजेक्ट जो स्पेशली वन दैट इज डिफिकल्ट, मतलब जिसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसका एक थोड़ा सा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर हो, तो उसे हम कहेंगे इंटरप्राइज।
जैसे सी पैक है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसे हम कहेंगे इंटरप्राइज। ठीक है। इंटरप्राइज और इसके अलावा एक और, ये भी, ये दुनिया की तीन फेमस डिक्शनरीज हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और ये सामने जो आपके नजर आ रही है। तो इंटरप्राइज यहाँ पे वो कहते हैं कि अ प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग दैट इज स्पेशली डिफिकल्ट डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की। तो ये जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसी अंडरटेकिंग जो स्पेशली डिफिकल्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड हो या रिस्की हो, तो उसे हम कहेंगे इंटरप्राइज। और आपको याद है अंडरटेकिंग आपने पढ़ी थी, आई थिंक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। और इस तरह आगे वो कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जो है उसका नाम भी जो है वो इंटरप्राइज हो सकता है। और साथ वो कह रहे हैं कि अ सिस्टमेटिक पर्पसफुल एक्टिविटी, ये चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका कोई मकसद हो और वो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही हो किसी निज़ाम के तहत, किसी सिस्टम के तहत, तो हम उस चीज को भी कहेंगे इंटरप्राइज। ठीक है। अब हम जो दूसरी बड़ी फेमस डिक्शनरी है, पहली दूसरी पे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ही होते हैं हमेशा, तो कैम्ब्रिज जो है डिक्शनरी वो ये कहती है कि इंटरप्राइज का मीनिंग है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस चाहे वो, उसे हम इंटरप्राइज कह सकते हैं। एक और मीनिंग में वो ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस जो है, या और अ डिफिकल्ट एंड इम्पोर्टेंट प्लान, स्पेशली वन दैट विल अर्न मनी। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस जो है वो जो स्पेशली मनी अर्न करने के पर्पस के लिए बनाया गया हो, तो उसे भी हम इंटरप्राइज कहेंगे। और कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मनी पर्पस अर्न के लिए ना बनाई गई हो, वेलफेयर के लिए बनाई गई हो आवाम की, तो उसे भी इंटरप्राइज कहेंगे। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताता चलूँ, दुनिया भर में जो इंटरप्राइज वर्ड है ना, मैं लीगल टर्म के अलावा की बात कर रहा हूँ, जनरली जनरली जो इंटरप्राइज वर्ड है ये ज्यादातर जो है वो बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ज्यादातर जो है वो ये बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बिजनेसेस में भी सर्विस सेक्टर के जो बिजनेसेस हैं जो खिदमात दे रहे हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इतना नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये एक जनरल मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन डिक्शनरी मीनिंग में जो है वो इंटरप्राइज का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है और कोई भी बिजनेस हो सकता है। ठीक है, ये सब आपने डिक्शनरीज में देख लिया। तो ये इस इन सब चीजों का नाम, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वेलफेयर के लिए हो, या किसी भी के लिए वो हो, तो उसका मीनिंग है डिक्शनरी में इंटरप्राइज, उस चीज को कहेंगे। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी होती है तो उसे भी जो है इंटरप्राइज कहते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने बताया कि ये टर्म जो है वो जनरली नहीं इस्तेमाल की जाती, बिजनेस से ज्यादा इस्तेमाल की करते हैं इस टर्म को। लेकिन ये हर ऑर्गेनाइजेशन, हर प्रोजेक्ट और हर जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो, हर कंपनी या बिजनेस को हम इंटरप्राइज कह सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज की। या हम इसे स्टेट ओन इंटरप्राइज भी कह सकते हैं, मैंने अभी बताया ना आपको, स्टेट ओन इंटरप्राइज, या इसे गवर्नमेंट इंटरप्राइज भी हम कह सकते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर इंटरप्राइज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो डेफिनेशन दे रहे हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन ओन बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे हुकूमत ओन करती हो, उसे हम कहेंगे स्टेट ओन इंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। एक और डेफिनेशन है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज आर ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस बॉडीज, अथॉरिटीज, ट्रस्ट, फाउंडेशन, फंड्स, कॉरपोरेशंस एंड कंपनीज एस्टेब्लिश्ड on and controlled by the state engaged in business or welfare activities in Pakistan will be called the public sector enterprises। ठीक है। तो इन सब चीजों को आगे जाके हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में वो कहते हैं ये सारी चीजें, चाहे कोई ऑटोनमस बॉडी, सेमी ऑटोनमस बॉडी स्टैब्लिश हो, कोई भी अथॉरिटी स्टैब्लिश हो, कोई भी ट्रस्ट, फाउंडेशन, फंड, कारपोरेशन या कोई भी कंपनी बनाई जाए, ठीक है, उसे जो है वो उसकी मालिक हो और उसे चलाए उस मुल्क की जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, या पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो उसे रन और ऑपरेट करे, और उसका मकसद चाहे कारोबार करना हो या फिर अवाम की वेलफेयर करना हो, इस तरह की तमाम बॉडीज को हम कहेंगे
पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जिनकी मलकियत जो है वो हुकूमत पाकिस्तान होगी। तो अच्छा, पब्लिक सेक्टर इंटर मैंने अभी आपको पीछे कहा कि मैं आगे जाके अंडरस्टैंड करवाता हूँ ये चीज़, ये क्या होती है ऑटोनमस और दूसरी चीज़ें। तो ये किस तरह बनाई जा सकती हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, आपने उसकी टर्म तो देख ली, मीनिंग भी देख लिया कि सिंपल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज वो बॉडी होती है जो हुकूमत की मलकियत होती है और हुकूमत उसे चलाती है। तो ये एस्टेब्लिश कैसे की जाती हैं, खासतौर पे हमारे मुल्क में किस तरह से बनती हैं? तो पहले ये सारे इस तरीकों से जो है वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्रिएट की जा सकती हैं। इस शक्ल और फॉर्म में जो है ये आपको पाकिस्तान में मिलेंगी। हर मुल्क में डिफरेंट तरीका है, लेकिन पाकिस्तान में ये सारी चीजें जो है वो इन तरीकों से जो है वो ये बनाई जाती हैं। इन तरीकों से जो है वो इन्हें क्रिएट किया जाता है लीगली। ठीक है, पहला ये है कि ऑटोनमस बॉडीज या सेमी ऑटोनमस बॉडीज की शक्ल में जो है वो इसे बना दिया जाता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी होती है वो सेमी ऑटोनमस बॉडी है। ठीक है, तो वो नीम खुद मुख्तार है, कुछ इख्तियार हुकूमत के पास होता है, कुछ जो है वो यूनिवर्सिटी के पास होता है, पॉलिसीज के हवाले से, डिसीजन के हवाले से। तो वो एक तरह से सेमी ऑटोनमस बॉडी होती है। तो वो भी क्या कहलाएगी, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कहलाएगी। इस तरह कुछ ऑटोनमस बॉडीज हैं जिसे स्टेट जो है वो ओन करती है, लेकिन उन्हें मुकम्मल ऑटोनमी होती है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है तो मुकम्मल ऑटोनमी है उसे। तो इस तरह की कुछ ऑटोनमस बॉडीज भी बना दी जाती हैं। तो ऑटोनमस या सेमी ऑटोनमस बॉडीज हुकूमत क्रिएट कर सकती है। अच्छा, एक और टर्म बहुत इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में, अथॉरिटीज। ठीक है, जैसे पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन अथॉरिटी, पैमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो इस तरह अथॉरिटीज का कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा जो है वो फेमस होता जा रहा है। ठीक है, जैसे एफबीआर का ही नाम कह रहे थे चेंज करके इसे ऑटोनॉमी दे दी जाए, तो इसे एनटीए बना दिया जाए, नेशनल टैक्स अथॉरिटी, या पीआरए, पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। तो इस तरह से जो है पंजाब, तो ये जो अथॉरिटीज का स्ट्रक्चर है, तो ये भी अथॉरिटी को भी हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ओन कर रही है। कितनी सारी अथॉरिटी है, पैमरा है, बीटीए है। जैसे अगर प्रोवेंसेस की बात करें तो जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, जो है वो बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है। तो इस तरह से और भी हमें यहाँ पे जैसे वापडा की अगर बात करें तो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी अथॉरिटीज हमें पाकिस्तान में मिलती हैं। तो ये अथॉरिटीज को हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, और ये इन्हें हुकूमत ऑन कर रही होती है। तो अथॉरिटीज की फॉर्म में भी क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, ट्रस्ट फंड्स एंड फाउंडेशंस की सूरत में भी इन्हें क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा, अगर ऑटोनमस या सेमी ऑटोनमस बॉडीज बनानी है तो इसका कोई भी नाम हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, कुछ भी और नाम हो सकता है इसका। तो ये कहाँ किस तरह बनती है, ये असेंबली में जो है कानून पास होता है। जैसे अगर फेडरल गवर्नमेंट बना रही है तो जो हमारी नेशनल असेंबली है, पार्लियामेंट जो है हमारी, तो वहां पे जो है ये लेजिस्लेचर के जरिए, मतलब कानून साजी के जरिए ये तख्लीक की जाएगी बॉडी। ठीक है, और अगर अथॉरिटी बनानी है, ये भी अगर फेडरल गवर्नमेंट बनाना चाह रही है तो नेशनल असेंबली में कानून साजी के जरिए जो है वो ये क्रिएट की जाएगी। अगर पंजाब ने बनानी है, दूसरे सूबों ने बनानी है, वो प्रोविंशियल असेंबली में कानून साजी के जरिए ये अथॉरिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे ट्रस्ट होगी, फंड्स हो गए, मुख्तलिफ एंड फाउंडेशन होगी, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि इन असेंबली में जो है वो कानून साजी की जाए। तो बल्कि ये हुकूमत जो है वो रजिस्टर करवा सकती है। जो भी इदारा इन्हें जो है वो रजिस्टर करता है, जो इदारा ट्रस्ट को रजिस्टर करता है, वहां पे हुकूमत जाके अपने नाम से ट्रस्ट रजिस्टर करवा लेगी। और उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, मतलब उसे जो चलाने वाले होंगे, वो हुकूमती नुमाइंदे होंगे, हुकूमती लोग हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह फंड्स भी वो मुख्तलिफ हुकूमत ने स्टैब्लिश किए हुए हैं। जैसे आपको याद हो तो पंजाब एजुकेशन एंडोनमेंट फंड जो स्कॉलरशिप वगैरह देता है, तो ये भी एक फंड है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसे ऑन करती है। तो उन्होंने जो है वो रजिस्टर करवाया हुआ है इसे, जहाँ से फंड रजिस्टर होते हैं। तो इस तरह एक फाउंडेशन भी है, फाउंडेशन भी हुकूमत जो है वो बना सकती है। इसे भी सिंपल जाकर रजिस्टर करवा लेगी हुकूमत। जो भी फाउंडेशन को जो है वो रजिस्टर करता है, जो भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, मतलब उसे जो चलाने वाले होंगे, वो हुकूमती लोग होंगे। ठीक है, प्राइवेट लोग नहीं होंगे, हुकूमती लोग होंगे। तो इस तरह हुकूमत जो है वो ट्रस्ट फंड्स फाउंडेशन जो है वो रजिस्टर करवा सकती है। इसके लिए कानून साजी नहीं करनी पड़ती है असेंबली में। तो और ये जब
कोई भी ट्रस्ट फंड फाउंडेशन हुकूमत ओन करेगी तो उसे हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, और जब ये प्राइवेट हाथों में होंगे तो हम उसे कहेंगे प्राइवेट फाउंडेशन या प्राइवेट फंड या फिर प्राइवेट जो है वो ट्रस्ट। और फंड की अगर एक और एग्जांपल दो, जैसे हुकूमत ने वर्कर वेलफेयर फंड भी एस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हुकूमत ये जो है वो चीजें ऑन कर सकती है, यहाँ पे कानून साजी के जरिए नहीं बल्कि इन्हें रजिस्ट्रेशन के जरिए सिंपल जो है वो बनाया जा सकता है। हुकूमत इनकी जो है वो मालिक हो सकती है, अगर वो जो है वो रजिस्ट्रेशन के वक्त जो है वो पूरा इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उसमें पूरा शेयर संभाल ले। तो आगे है कारपोरेशन का स्ट्रक्चर। तो हुकूमत जो है वो कारपोरेशन की सूरत में भी जो है बना सकती है पाकिस्तान में। और जैसे कि अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे स्टेट बैंक का की एक सब्सिडरी है, मतलब स्टेट बैंक की एक अपनी ज़ीली कंपनी है बैंकिंग सर्विस कारपोरेशन, तो वो हुकूमत ने बनाया हुआ है। तो इस तरह पहले होता था हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन, ठीक है। तो इस तरह कारपोरेशन की सूरत में भी जो है वो हुकूमत पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बना सकती है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे इजी मेथड जिससे हुकूमत आजकल यूज कर रही है और कई सालों से यूज कर रही है वो है गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। और इसमें आ जाती है पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो ये गवर्नमेंट कंपनी जो है वो ये सबसे इजी है और सबसे ज्यादा आपको आगे यही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो स्टैब्लिश हुए हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जिसे हुकूमत ओन करे, सिंपल, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। कोई भी इसमें दो राय नहीं है, जो कंपनी हुकूमत की मलकियत हो तो उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब गवर्नमेंट कंपनी कैसे बनाई जा सकती है? वो दो तरीकों से क्रिएट की जा सकती है। पहले जो है वो किसी स्टैच्यू के जरिए तख्लीक की जा सकती है, उसे कहेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी का मतलब है, स्टैच्यू का मतलब है कानून, ठीक है। यानी कि कोई ऐसी कंपनी हुकूमत क्रिएट करती है जो असेंबली में कानून साजी के जरिए, असेंबली में हुकूमत एक कानून साजी के जरिए एक कंपनी क्रिएट कर देती है, तो उस कंपनी को कहेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी, ठीक है। और ऐसी कंपनी जिसे हुकूमत जो है वो कानून साजी के जरिए ना क्रिएट करे बल्कि जो पाकिस्तान में कंपनीज रजिस्टर करने वाला डिपार्टमेंट है या इदारा है, वहां पे जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा ले, तो और उस कंपनी के अंदर हुकूमत का 51% हिस्सा हो, 51% हुकूमत शेयर ऑन करती हो, तो उस हम कंपनी को कहेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी, या हम कह सकते हैं उसे गवर्नमेंट ओन इंटरप्राइज। तो यानी मैंने आपको बताया कंपनी जो है वो दो तरीकों से क्रिएट की जा सकती है। एक तो असेंबली में कानून साजी के जरिए बनाई जा सकती है, और दूसरी जो ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है जो कंपनियों को रजिस्टर करता है, वहां पे जो कंपनी का कानून इस टाइम चल रहा है कंपनीज एक्ट 2017, तो इस कानून के अंडर हुकूमत एक पब्लिक सेक्टर कंपनी रजिस्टर करवा सकती है। लेकिन उसके लिए ये शर्त है पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए कि उसमें 51% जो शेयर है वो हुकूमत का होना चाहिए, ठीक है। 100 में से 51% शेयर जो है वो हुकूमत ओन करती हो, तो फिर हम उसे कहेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर। पिछली कुछ दहाइयों में यहाँ पे वो लिखते हैं कि बहुत सारी जो है वो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज जो है वो स्टेब्लिश हुई, जिसमें से बहुत सारी कारपोरेशन, ऑटोनोमस बॉडीज, कंपनीज, अथॉरिटीज, फंड और ट्रस्ट जो है वो शामिल थे, ताकि वो मुख्तलिफ जो है वो फंक्शन जो है वो सर अंजाम दें। वो यहाँ पे कहते हैं कि टाइम के साथ साथ इन जो ये जो स्ट्रक्चर्स हुकूमत ने क्रिएट किए, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, पेचीदगी है, वो बढ़ती गई। और जो ऑलरेडी जो कंपनीज हुकूमत ने एस्टेब्लिश की थी, तो उनकी आगे जिली कंपनीज बन गई, उनकी जो है वो आगे सब्सिडरी कंपनीज बन गई। तो जिससे ये स्ट्रक्चर जो है वो और भी पेचीदा होता गया। तो जेली कंपनी या सब्सिडरी कंपनी क्या होती है आगे हम देखेंगे उसे। तो वो कहते हैं कि करंटली हुकूमत के पास जो है वो 212 स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास, जिसमें बहुत सारी सब्सिडरीज होगी, ट्रस्ट होगी, फंड्स होगी, कंपनीज होगी, ये सारी चीजें शामिल हैं। वो कहते हैं कि ड्यू टू नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड पॉलिसी इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज की वजह से ये जो डिफरेंट स्टेट ओन इंटरप्राइज हैं
ये दिन ब दिन टाइम टू टाइम जो है इनकी परफॉर्मेंस पुअर होती जा रही है। और ये उल्टा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। उल्टा कंपनीज का मकसद ये था कि वो पैसे कमा के हुकूमत को देती, लेकिन उल्टा हुकूमत को चलाती, उल्टा हुकूमत को उन कंपनीज को चलाना पड़ा है पिछली कई दहाइयों से, और वो हुकूमत के ऊपर एक बहुत भारी बोझ है। थोड़ी सी हिस्ट्री हम देख लेते हैं। जब पाकिस्तान बना तो उस टाइम टोटल हमारे पास 12 जो है वो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस थी। ठीक है, लेकिन बाद में ये फिगर जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ता गया, और 50 और 60 की दहाई में डिफरेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज और कारपोरेशन जो है वो बनी। जैसे कि वापडा की अगर बात करें तो वापडा भी उसी टाइम जो है वो स्टेब्लिश हुआ। आई थिंक 1954 में हुआ था। तो वापडा का मीनिंग है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी वो अथॉरिटी जो डेवलपमेंट के लिए काम करे, चाहे वो पावर हो चाहे वाटर हो। तो डिफरेंट जो डैम्स वगैरह बनाए हैं वो वापडा ने ही बनाए हैं। और इस तरह वापडा के दो हिस्से हैं, एक जो है वो वाटर विंग है, एक पावर विंग है। यानी कि एक जो है वो डैम्स को, इस कंस्ट्रक्शन को, इन सब चीज़ों को डील करता है, दूसरा पावर को, उसकी सप्लाई को, जनरेशन को, ईटीसी। तो इस तरह ये डिफरेंट जो है वो डेवलपमेंट के पर्पज से जो अथॉरिटीज का स्ट्रक्चर फिर काफी इवॉल्व होना शुरू हुआ। अथॉरिटी सॉरी कह रहा हूँ, पब्लिक ओन एंटरप्राइजेस का स्ट्रक्चर है वो काफी बढ़ना शुरू हो गया। वो कहते हैं कि देन एन एक्सप्लोजन इन number took place in 1970s with nationalization of large scale industries, bank, insurance companies and education institutions। उसके बाद वो कहते हैं एक जो है वो इतना ज्यादा एक बड़ा धमाका हुआ कि ये इनका जो है नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो हुआ क्या था, जब नेशनलाइजेशन हुई, जब भुट्टो साहब की हुकूमत आई, तो वो ये कहते थे कि दुनिया पाकिस्तान में जैसे दो दुनिया में जो है वो उस टाइम चल रहे थे इनकलाब। एक जो है वो सोशलिज्म चल रहा था, और दूसरा कैपिटलिज्म, मतलब सरमाएदाराना निज़ाम, और जो है वो दूसरा था सोशलिज्म। अब सोशलिज्म ये कहता था कि सोशलिज्म मजदूरों की नुमाइंदगी नुमाइंदगी करता था, जबकि कैपिटलिज्म जो है वो सरमाएदारों की नुमाइंदगी करता था। और कैपिटलिज्म का अलमबरदार था अमेरिका, और सोशलिज्म का अलमबरदार था रशिया। तो सोशलिज्म का ये कॉन्सेप्ट था कि मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो कोई चीज को ओन नहीं करेंगे। जैसे बड़े बड़े इस टाइम मिल मालिक हैं, कंपनीज के मालिक हैं, जमीनों जायदादों जागीरों के मालिक हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। तो सोशलिज्म ये कहता है कि सारे लोग बराबर हैं, तो सब सब चीजों की जो मलकियत होगी वो स्टेट की होगी। ठीक है, स्टेट हर बंदे को रोटी कपड़ा मकान देगी, और जो है वो उसे रहाइश देगी, और वो जो है अपना जिंदगी गुजर बसर करे। तो इस तरह से जो है वो ये कॉन्सेप्ट है इसका, थोड़ा सा सोशलिज्म का। तो भुट्टो साहब ने जितनी भी इंडस्ट्री थी उस टाइम की, जितने भी पब्लिक के पास जो भी प्रॉपर्टीज थी, चाहे वो एग्रीकल्चर की सूरत में हो, चाहे वो कोई कंपनीज ओन करती हो, चाहे उनके पास कोई स्कूल हो, जैसे इदारे हों, सारी की सारी जो है ना हुकूमत ने जो है वो तहवील में, कौमी तहवील में ले ली थी। तो कौमी तहवील में लेने का नाम था नेशनलाइजेशन, कि उन्हें कौमी तहवील में ले लिया गया था। जैसे हबीब बैंक था, इसे तमाम जितने भी बैंक थे इन्हें कौमी तहवील में ले लिया गया। तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उन्हें कौमी तहवील में ले लिया गया। तमाम ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हर चीज को जो पाकिस्तान की थी कौमी तहवील में ले ली गई, जो बिजनेस कर रही थी। और उसके बाद फिर हुकूमत ने अपने मैनेजर्स वगैरह अपने लोग अपॉइंट किए उन्हें रन करने के लिए। और उसके बाद हुकूमत का ये मकसद था, हुकूमत ने रोटियों के तंदूर भी लगा दिए ऑटोमेटिक, और रोटियां, और लोगों को प्लाट भी देना शुरू कर दिए कि स्टेट जो है वो आपको रोटी कपड़ा मकान देगी, और सारे लोग बराबर हैं। और इंडिविजुअली जो है वो एक खास लिमिट से ज्यादा कोई भी बंदा ना प्रॉपर्टी रखेगा, ना कोई कंपनी ओन करेगा, ना कोई बिजनेस बड़ा ओन करेगा। तो सारी चीजें मलकियत होंगी स्टेट की। तो लेकिन बाद में ये प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम हुआ। बल्कि जब हुकूमत ने ऑन कर लिया, तो जो जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑन किया, कंपनीज ऑन कर ली, तो वहां पे लोगों ने करप्शन करना शुरू कर दी। तो उल्टा वो सारे की सारी खसारे में जाना शुरू हो गई चीजें। तो फिर जब भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म हुई, क्योंकि उनका नारा था ये, उनकी हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का ये नारा था सोशलिज्म, कि हम सोशलिज्म, हम मजदूरों के नुमाइंदे हैं, हम आम जो है वो अवाम के नुमाइंदे हैं। तो सब लोगों को जो है वो रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। तो इसलिए सारी जो चीजें हैं वो मलकियत होंगी स्टेट की, किसी इंडिविजुअल की कोई मलकियत नहीं होगी। और स्टेट ही उन्हें जो है वो जरूरत के मुताबिक सबको रोटी जो है वो वगैरह, कपड़ा मकान, सब चीजें देती रहेगी। तो ये जो है फिर बुरी तरह नाकाम हुआ ये उनका इनकलाब। तो और इस ये फिर उसके बाद 90 की दहाई में जब
दूसरी हुकूमतें आई तो ये बहुत बड़ा नंबर था। देखो आप सोचो जरा कि सारे स्कूल हुकूमत के पास है। जैसे अफवा स्कूल बना था, तो अफवा स्कूल भी हुकूमत ने ऑन कर लिया, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन। आई थिंक फातिमा जना ने बनाई थी और वो इसकी मेंबर है। तो इस तरह बैंक जितने भी थे, अलाइड बैंक हो गया, एचबीएल हो गया, एमसीबी हो गया, तो सारे हर चीज हुकूमत की मलकियत थी। तो फिर इन्हें रिवर्स किया और जो मालिक थे ओरिजिनल उनको वापस देना शुरू किए, या फिर बहुत सारे जो इदारे थे उन्हें हुकूमत ने बेचा। ठीक है, जैसे एमसीबी को बेचा गया, लाइट बैंक को बेचा, हबीब बैंक के शेयर्स बेचे, तो वापिस हुकूमती मलकियत से उन्हें निकाला। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा और 1900 अब 2015 तक इस टाइम जो है वो बहुत सारी जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शंस की गई, मतलब कि चीजों को प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया। तो इस टाइम करंटली हमारे पास जो करंट एग्जिस्टिंग फिगर्स हैं, आज की डेट तक वो 212 स्टेट ओन करती है इंटरप्राइजेस। ठीक है, इन 212 स्टेट ओन इंटरप्राइजेज में जो 85 हैं वो कमर्शियल इंटरप्राइजेज हैं, जो कारोबारी हैं, कारोबारी मकसद के लिए हैं। और इन 85 की आगे जीली कंपनियां हैं, इनकी सब कंपनीज हैं, तो जिनकी तादाद है 83। ये 85 ही आगे कुछ अपनी जीली कंपनियां ओन करते हैं जिनकी तादाद है 83। ठीक है, और इसके बाद 44 जो है वो नॉन कमर्शियल एसओईज हैं, यानी कि 44 ऐसी हैं जो मुख्तलिफ वेलफेयर पर्पज के लिए बनाई गई, जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह होगी, वेलफेयर के लिए हो गए, फाउंडेशन ईटीसी, मेडिकल कॉलेज वगैरह। तो ये जो है वो जो है वो 44 की तादाद है इस टाइम नॉन कमर्शियल की, जिसे हुकूमत ऑन कर रही है। आगे जाके देखते हैं हम इसकी लिस्ट कौन कौन सी है, जरा उसके नाम भी व्यू कर लेंगे। तो इस टाइम ये आपने ये याद रखते हैं 212 की फिगर और ये तीनों चीजें कोशिश कीजिएगा याद रखने की। तो हमने यहाँ तक अभी तक सीखा कि स्टेट ओन इंटरप्राइजेज दो तरह की हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज वी विल से दैट कमर्शियल एसओईज, कि जिनका मकसद पैसा कमाना है, रेवेन्यू जनरेट करना है हुकूमत के लिए। और दूसरी होती हैं नॉन कमर्शियल एसओईज, जिनका मकसद है वेलफेयर करना, अवाम की सर्विस और खिदमात उन्हें मुहैया करना। तो नॉन कमर्शियल अगर हम देखें तो वो कौन सी हैं? सबसे पहले जैसे सिविल एविएशन अथॉरिटी होगी, तो ये नॉन कमर्शियल एसओई है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह से पब्लिक, तो इस तरह से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल इलेक्ट्रिक तो पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेपरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये डिफरेंट अथॉरिटीज हैं। किसी में कोई नाम आपको मिलेगा, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन है। इस तरह ये नीचे यूनिवर्सिटीज के नाम दिए हैं, एनएफसी यूनिवर्सिटी है, फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए फैशन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो इस तरह से ये सारी वो एंटिटीज हैं, नाम पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं आप, जो जिनका मकसद पैसे कमाना नहीं है, इनका मकसद सर्विस देना है। तो ये इनकी तादाद जो है, हमने जैसे पीछे देखा यहाँ 41 लिखी हुई है, लेकिन पीछे जो देखा तो इनकी जो ओरिजिनल तादाद है वो है 44, जो नॉन कमर्शियल जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कमर्शियल एसओईज की तरफ।